हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे। इसमें हम देखेंगे 16 क्वेश्चन से। देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध है जीडीपी से। किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसकी? स्फीति के साथ। स्फीति के साथ आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग के साथ आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण क्या है, आर्थिक विकास सामान्यतः जो है क्या होता है, स्फीति के साथ युग्मित होता जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होना। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती है तो भी परिणामी लाभ जो है कम ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, दो सूचियां दी गई हैं, पहली सूची को दूसरी से मिलाना है। यहाँ पर आर्थिक विकास जो है ये कैसा संरचनात्मक होगा। आर्थिक विकास जो है ये संरचनात्मक परिवर्तन है। और आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि ये सकल घरेलू उत्पाद है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद है। संपोषित विकास जो है ये पर्यावरण है। और जीवन की गुणवत्ता जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता का संबंध है स्वास्थ्य से। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची का जो है दूसरी सूची से मिलान करना है। एक यहाँ पर जो है तेजी है, तेजी है बृहत स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ जो है क्या उच्च स्तर का व्यवसायिक कार्यकलाप है क्या तेजी। और सुस्ती जो है ये सुस्ती क्या है, सुस्ती जो है ये धीमी गति के व्यवसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट है। और मंदी है ये अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट है। और सुधार जो है ये क्या है, ये मूल्य आय उत्पादन एवं रोजगार के जो सामान्य स्तर में क्या है लगातार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ये सभी सही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बृहत स्तर पर बढ़ती हुई आय और उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तरीय व्यवसायिक कार्यकलाप में क्या है अर्थव्यवस्था में तेजी का पर्याय है। इसी तरह धीमी गति के व्यवसायिक कार्यकलाप के साथ साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट या सुस्ती का घोतक है। अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगारी एवं बेरोजगारी का जो अभूतपूर्व स्तर होता है, तथा आय उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट जो है मूल्य आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार के मानदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जो ये पहला है मेल्ट डाउन, तो ये स्टॉक कीमतों में
की गिरावट है। इसका सर्वोपयुक्त वर्णन जो है तो ये मेल्ट डाउन का ये स्टॉक कीमतों की गिरावट है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मेल्ट डाउन प्रतिभूतियों में क्या है, जो बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं का क्या है, हार समान स्थिति है। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट, एक कारण दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है। कारण कह रहा है, यहाँ पर कारण कह रहा है भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, और उसका कारण कह रहा आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेद पर आधारित होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, कथन भी सही है, और आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1991 से नई आर्थिक नीति जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है को अपनाए जाने की आलोचना अभी भी जारी है। विश्व के विकसित देश नई आर्थिक नीति को समग्र एवं निश्चित समय में अपनाए जाने के कारण जहां भारत सरकार की आलोचना करते हैं, वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना इस आधार पर भी हो रही है कि नई आर्थिक नीति के कारण भारत पूंजीवाद का अंगीकरण कर रहा है तथा संविधान में उल्लिखित समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। वस्तुतः ये आलोचनाएं आदर्शों के मतभेदों पर ही आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो मुख्य रणनीतियां जो थी ये चारों थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में जो है 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से जो है मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पर ये बी वाला स्टेटमेंट है, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण क्या है, त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति, भारत में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसकी नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे, स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित था, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन तथा भुगतान संतुलन के क्षेत्र शामिल हैं। संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित था, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार, औद्योगिक विनियंत्रण, विनिवेश तथा वित्तीय सुधार इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित हैं। यद्यपि स्थिरीकरण एवं जो संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक हैं, यद्यपि संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा जो है क्या अधिक समय लेता है। कौन? ये संरचनात्मक समायोजन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण 1991 से माना जाता है। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, परिणामतः उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है
भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का कारण है? इसका कारण क्या है कि भारत की जो व्यावसायिक संरचना है लगभग जो है क्या संरचना के जो है वर्षों बाद भी क्या है लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की जीडीपी में कई गुना वृद्धि तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के योगदान में बृहद परिवर्तन के बावजूद भारत की व्यावसायिक संरचना कमोवेश स्थिर बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ क्या है उन्मुख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का या जो है रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? कौन जो है इसमें रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? किसमें? अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र जो है। तो पहला है किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का जो कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर से तात्पर्य फर्मों, घरों और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी अन्य एजेंसियों से है, जबकि वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य धन को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से में गतिमान करने से। अतः किसानों ने अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना वास्तविक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी का धनराशि उधार देना किसी जो है क्या कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तकनीकविद एवं नौकरशाह। ये आर्थिक विकास का जो है कोई कारक नहीं है, बाकी पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं, गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये सभी आर्थिक विकास के प्रमुख कारण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि के परिचायक की बात हो रही है, तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, परंतु आर्थिक समृद्धि की माप के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का जो है सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से प्रदान किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसकी देखिए कितनी बार ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। तो इसमें प्रति व्यक्ति उत्पाद, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति जो है उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किसी देश में प्रति व्यक्ति आय से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि क्या है, यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो। यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में जो है क्या है वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि को आमतौर पर क्या है ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है, परंतु यह क्या है डेवलपमेंट की सही तस्वीर
तब तक नहीं प्रस्तुत करता है जब तक कि इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक रूप से न पड़े। यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ रही है तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में आय का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास हो रहा है। इसे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति जो है ये प्रति व्यक्ति आय की क्या है ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। किसका, तो ये मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मूल्य स्तर की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि यहाँ पर वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है ये 1867 और 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। ये किसने अभिनिश्चित किया था? ये अभिनिश्चित करने वाले थे कौन? वो थे दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। नेक्स्ट है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? वो थे पीसी महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर D.R. गॉडगिल तथा V.K.R.V. राव इस समिति के जो है सदस्य थे। याद रखिए इनके नाम। किस अर्थशास्त्र ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वो की थी V.K.R.V. राघव अर्थशास्त्री थी और इन्होंने जो है भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी सबसे पहले 1868 में की थी। किसने? प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये प्रथम वैज्ञानिक थे कौन? डॉक्टर V.K.R.V. राव, जिन्होंने जो है इसकी गणना का सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ये देखते हैं कौन जारी करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था और जो है वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का क्या है आकलन कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में इसका राष्ट्रीय अभी हम देख चुके किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखा है। राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अब ये वर्तमान में ये बनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। CSO और CSO तथा NSSO को मिलाकर बनाया गया है 2019 में। यही एक भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या प्राकलन करता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत की जो है यही राष्ट्रीय केंद्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है यही करता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी निर्माण की आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मिलकर करता है। भारत में पूंजी निर्माण की आंकड़े एकत्रित करने का काम।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि पूर्व में CSO द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।